प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के अध्याय 2 में वर्णित लेखक संजीव द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है आरोहण का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। आरोहण को हम लगातार पढ़ रहे हैं। कहानीकार संजीव द्वारा रचित आरोहण कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 में संकलित की गई है। आरोहण संजीव की एक ऐसी कहानी है जो पहाड़ी क्षेत्रों के मेहनतकश लोगों की जिंदगी को रेखांकित करती है। ऐसे तमाम लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं वे बहुत मेहनतकश होते हैं और इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले मेहनतकश लोगों की जीवन से संबंधित चित्रावली को, दृश्यावली को इस कहानी के माध्यम से संजीव ने हमारे समक्ष रखा है। रूप सिंह तथा शेखर कपूर देवकुंड बस स्टॉप पर उतरे। अपने गांव माही जाने के लिए रूप सिंह शेखर कपूर के साथ में देवकुंड बस स्टॉप पर उतरा। रूप सिंह 11 वर्ष बाद अपने गांव माही जा रहा था। घोड़े वाले लड़के महीप के साथ घोड़ों पर सवार होकर वह शेखर कपूर के साथ अपने गांव माही जा रहा था। रूप सिंह के गांव का नाम था माही। वह 11 वर्ष बाद अपने गांव माही लौट रहा था। उसके साथ में शेखर कपूर भी थे। वह 11 वर्ष बाद अपने गांव लौट रहा था। वे दोनों 2 घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ते चले गए। लगातार पहाड़ी रास्ते पर चलने के बाद अब उसका गांव करीब आता जा रहा था। वे घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे और काफी देर चलने के बाद अब उसका गांव माही नजदीक आता जा रहा था। रूप सिंह अपने गांव की यादों में डूबता हुआ मन ही मन गुनगुना रहा था, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। और इस प्रकार से वह अपने बिछड़े हुए चमन को, बिछड़े हुए वतन को, बिछड़े हुए गांव को याद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यहां तक का हमने अध्ययन कर लिया था। इससे आगे का अध्ययन अब हम कर रहे हैं। आरोहण लगातार। बहुत पुराने लोगों में से किसी किसी ने लाल पलटन के अंग्रेजों को देखा था, नयों ने नहीं। लाल पलटन के अंग्रेज लोगों को किसी किसी ने देखा था। जैसे ही रूप सिंह और शेखर उस गांव में पहुंचे, लाल पलटन के अंग्रेजों को किसी किसी ने ही देखा था। वे भी उन लोगों ने जो पुराने लोग थे। नए लोगों ने तो लाल पलटन के अंग्रेजों को नहीं देखा था। 2 गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। जब गांव वालों ने देखा कि 2 गोरे लोग आए हैं, गोरी चमड़ी के 2 व्यक्ति आए हैं और वो दिखने में संभ्रांत जैसे दिख रहे हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, तो इन 2 गोरे संभ्रांत लोगों को, जो अजनबी थे क्योंकि ये इन लोगों के साथ में इनका परिचय नहीं था, के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल करके आए थे। इस उत्सुकता में, इस कौतूहल में कि ये जो 2 गोरे संभ्रांत व्यक्ति आए हैं ये कौन है और यहाँ गांव में क्यों आए हैं। हालांकि यह सितंबर का महीना था और दिन के अभी 3 ही बजे थे, मगर यहाँ ठंड काफी थी और लोगों ने ठंड से बचने के लिए चुस्ती या ऊन का लावा पहन रखा था। जैसा कि यह पहाड़ी क्षेत्र था और वहां पर बहुत अधिक ठंड हो गई थी। ठंड से बचने के लिए इन लोगों ने अपने बदन पर गर्म कपड़े पहन रखे थे। चुस्ती अथवा लावा इन्होंने पहन रखा था। उनकी आंखों में भय, संशय और कौतूहल थे। रूप की नजरें इनमें से एक एक चेहरे को टटोल रही थी। रूप सिंह का ये गांव था। माही के लोगों को वह पहचानने का प्रयास कर रहा था। रूप सिंह की आंखें एक एक व्यक्ति के चेहरे को टटोलने का प्रयास कर रही थी। लड़का एक सयाने सईस सा अपनी थकान भूलकर अपने हीरू वीरू की पीठ, पुट्ठों और टांगों को थपथपा रहा था। इस प्रकार वह लड़का महीप एक सयाने सईस की तरह अपनी थकान भूलकर अपने हीरू और वीरू, अपने उसके दोनों घोड़ों के नाम हीरू और वीरू थे, वह अपने घोड़ों की पीठ पर, उनकी पुट्ठों पर और टांगों को वह
थपथपा रहा था। थपथपा रहा से आशय है कि वह हाथों से थपकियां दे रहा था, उनकी थकान मिटा रहा था। रूप ने 100 का एक नोट निकाला और कुछ सोचकर रख लिया और 10 की गड्डी से 12 कड़क नोट निकालकर लड़के को थमाते हुए बोला, देखो तुम भी थके हो और तुम्हारे घोड़े भी, फिर बच्चे हो, शाम होने वाली है और रास्ता खतरनाक है। ऐसा करो, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। और इस प्रकार से उसे 100 रुपए का नोट देने के बजाय उसने 10-10 रुपए की गड्डी में से 12 नोट दिए और उसे रात्रि में वहीं रुकने के लिए भी कहा। लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। लड़के ने कोई उत्तर में जवाब नहीं दिया। तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहा, यहां मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ न होगी। आश्वस्त कर देना यानी भरोसा दिला देना। रूप सिंह ने उसे आश्वस्त करना चाहा, ये भरोसा दिलाना चाहा, यह कह करके कि यहां पर मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। लड़के ने फिर भी कोई जवाब न दिया। लड़के ने यानी महीप ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पीठ फेरकर नोटों को गिनने में मशगूल रहा। वह पीठ फेरकर नोटों को गिनने लगा, गिनने में व्यस्त हो गया। उसकी इस धंधेबाज अदा पर रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा, फिर कदम कदम चलकर एक बूढ़े के पास पहुंचा। उस लड़के की धंधेबाज अदा से आशय है उसकी रोजगार के प्रति, काम के प्रति लगन प्रकट करने वाला जो भाव है, जो स्वरूप है, वह धंधेबाज अदा पर रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा, फिर कदम कदम चलकर एक बूढ़े के पास वे पहुंचे। बूढ़ा चकमकाया हुआ सा अपने पोपले मुंह और झुर्रियों के दलदल में डूबती। बूढ़ा था, उसका मुंह पोपला था। पोपले मुंह से आशय है उसके मुंह में दांत नहीं थे, बिना दांतों वाला, पोपले से मुंह वाला और झुर्रियों के दलदल में डूबती। आंखों पर हथेलियों से सूरज की ओट बनाकर, इस प्रकार से सूरज की ओट बना करके अपने हथेलियों से, ओट बनाकर से आशय है अपनी हाथ से रुकावट पैदा करता हुआ उसे ही देखे जा रहा था। कने जाना छावे साहब, कहाँ जाना है साहब? रूप ने बताया। उसने पूछा कने जाना छावा साहब, तो कहाँ जाना है साहब, यह उसने पूछा। रूप ने बताया, बाबा यहाँ 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे, जिनके भूप सिंह और रूप सिंह 2 बेटे थे। वो हिमांग पहाड़ के नीचे उनका घर है। उसने पूछा कि एक व्यक्ति जिनका नाम राम सिंह हुआ करता था, जिनके 2 लड़के थे, एक भूप सिंह था और एक रूप सिंह था। इस प्रकार से भूप सिंह और रूप सिंह के बारे में वह जानकारी करने लगा। बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय की सिला हिलकर रह गई, मगर टली नहीं। बूढ़ा उनके बातों को याद करने का प्रयास करने लगा, मगर टली नहीं से यानी दूर नहीं हुई। तो रूप को जितनी भी गढ़ वाली याद रह गई थी उसे जोड़ने सजाने लगा। बाबा यक भूप सिंह रूप सिंह दुई भाई होंदा छे। यक मानी 1 भूप सिंह, रूप सिंह 2 भाई होंदा 6, यानी 2 हुआ करते थे। 1 रूप सिंह 1 भूप सिंह 2 भाई हुआ करते थे। हाँ, इस बार बूढ़े के होठ हिले, लेकिन रूप तो बहुत पहले भागी गई छाई। लेकिन उसने कहा कि रूप सिंह तो बहुत पहले ही भाग गया था, मगर मी बोलू लूं कि मी वही रूप सिंह छो, तो अगर मैं बोलूं कि मैं वही रूप सिंह हूं तो तू ना आप मजाक करी छू साहब, पहले उसको तू कहा, फिर आप कहा, और यह कहते ही उस बूढ़े ने कहा कि मजाक करते हो साहब आप। तब तो ई भी मजाक ई छे जो आप दादा त्रिलोक सिंह जी छू, और ये भी मजाक ही है कि आप दादा त्रिलोक सिंह है।
रूप ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए। उनका नाम था त्रिलोक सिंह और रूप ने आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। आत्मीयता, अपनेपन के लगाव के भाव को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर रहा था, अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहा था। किसी दूसरे आदमी ने हिंदी में पूछा, मगर आप थे कहाँ इतने दिन? पर्वतारोहण संस्थान। उसका जवाब, लोगों ने पूछा कि आप इतने दिन कहाँ थे? इसका जवाब रूप सिंह ने दिया कि वह पर्वतारोहण संस्थान में था। पर्वतारोहण संस्थान वो क्या चीज है? त्रिलोक ने जानना चाहा। पहाड़ पर चढ़ना। जब पूछा कि यह क्या होता है तो इसका उत्तर दिया, पहाड़ पर चढ़ना। कै वास्ता, किस लिए, यानी किस लिए चढ़ना पहाड़ पर? गड़बड़ा गया रूप उसकी इस जिरह पर। गड़बड़ा गया से आशय है समझ नहीं पाया उस बात को, और रूप उसकी इस जिरह पर यानी उसकी इस बहस पर रूप सिंह गड़बड़ा गया। बाबा, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं, सरकार इसी के लिए 4000 तनख्वाह देती है हमें। यह जो पर्वतारोहण संस्थान में नौकरी करने का काम है, इसके लिए सरकार 4000 रुपए तनख्वाह देती है। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ल्या सुन, ल्या एक ही बात। त्रिलोक बूढ़े ने सबको सुनाकर कहा, यह कहता है कि यक। ल्या सुन यानी लो, सुन लो। ल्या एक ही बात यानी इनकी बात सुन लो। त्रिलोक बूढ़े ने सबको सुनाकर कहा, यह कहता है कि यक रूप सिंह छे। यह कहता है कि यह रूप सिंह है। चलो मान लिया, लेकिन फिर बोलूं छे कि सरकार या को सिर्फ म्याल चढ़नकू वास्ते 4000 तनख्वाह देवे छू। फिर भी बोलता हूं कि यह जो रूप सिंह है, इसको सरकार म्याल चढ़ने के लिए, म्याल से आशय है पहाड़ पर चढ़ने के लिए 4000 रुपए इसको तनख्वाह देती है। यक क्या बात हुई, यानी यह क्या बात हुई? कैसी अहमक है यक सरकार भी। यह सरकार कितनी अहमक है, यानी मूर्ख है, बेवकूफ है, जो पहाड़ पर चढ़ने का भी पैसा देती है, पहाड़ पर चढ़ने की भी नौकरी देती है। शेखर की उपस्थिति में अपनी ऐसी किरकिरी होते देख खिसिया गया रूप सिंह पूरी तरह खिसिया गया, क्योंकि उसकी किरकिरी हो रही थी। किरकिरी होने से आशय है उसकी यहाँ पर अपमान जैसी स्थिति बन रही थी। इस कारण से रूप सिंह खिसिया गया। आप कभी नीचे नहीं गए न? कै वास्ता नीचे? पूछा रूप सिंह ने कि आप कभी नीचे समतल भूमि पर और वहां बसे हुए शहरों में नहीं गए? तो उस बूढ़े ने पूछा कि कै वास्ता नीचे, मैं नीचे क्या लेने जाऊं? तभी उसने बुरा सा मुंह बनाया। खैर, अभी आज्ञा दें, घर जाऊं, बाद में मिलते हैं। ग्यार, हाँ घर। ग्यार से आशय है घर। ग्यार तो ऊपर उड़ी के चली गेछू बेटा, यानी जो तुम्हारा घर था वह तो उड़ करके चला गया, अब तुम्हारा घर नहीं बचा है। वो उधर, और उसने इशारा करते हुए कहा वो उधर, यानी उस तरफ, एक संकेत करते हुए कहा कि उधर तुम्हारा घर चला गया है। त्रिलोक सीधे हिमांग पहाड़ पर टांगना चाह रहे थे अपनी नजर, मगर बादलों के गाढ़े लिहाफ के चलते उसकी शिनाख्त ओझल थी। वह जो बूढ़ा त्रिलोक सिंह था, वह हिमांग पहाड़ पर उस स्थान की तरफ इशारा कर रहा था जहां पर रूप सिंह का पहले घर था। अपनी नजर मगर बादलों के गाढ़े लिहाफ, गाढ़े से आशय है बादलों के मोटे लिहाफ में, यानी बादलों से ढक गया था, के चलते उसकी शिनाख्त, यानी जिस चीज को वह पहचानना चाहता था वह शिनाख्त छिप सी गई थी। वह शिनाख्त स्पष्ट रूप से उजागर नहीं हो पा रही थी। और बाबा और माँ के बारे में रूप सिंह ने पूछा। वो तो और भी ऊपर। तब त्रिलोक ने ऊपर की ओर संकेत करके कहा कि वो तो अब परलोक सिधार गए हैं, वो तो और भी ऊपर चले गए हैं। त्रिलोक की अंगुली सीधे आसमान की ओर उठी हुई थी। बहुत साल पहले ही, कई वर्ष हो गए, बहुत वर्ष पहले ही माँ और बाबा तो परलोक सिधार गए। एकाएक जैसे सफेद हो गया रंगीन स्क्रीन। यह सुनते ही उसका जो रंगीन स्क्रीन था, जो यादों का पर्दा था, मानो वह रंगीन से सफेद हो गया।
उसने जब ऐसे सुना कि उसके माताजी और पिताजी अब इस धरती पर जीवित नहीं बचे हैं, तो उसे बहुत गहरा धक्का सा लगा। उदास हो गया रूप। शेखर ने उसके कंधे पर सहानुभूति में हाथ रखा। कुछ देर बाद रूप भर्राए गले से डरते डरते पूछने लगा, भूप दादा तो है न? भूप दादा तो अभी जीवित है न? भूप, रुको, बुलाते हैं। अरे भूप! बूढ़े त्रिलोक की आवाज प्रतिध्वनि बनकर लौटती रही। जैसे ही उसने आवाज दिया भूप, तो उसकी आवाज प्रतिध्वनि बनकर के यानी वापस गूंजती हुई वापस लौट आई। जवाब में कहीं से कोई आवाज नहीं आई। रूप ने डरते डरते शेखर की ओर देखा। उसे संदेह हो रहा था कि क्या वाकई भूप है या बूढ़ा त्रिलोक उनकी आत्मा का आह्वान कर रहा है। क्या भूप सिंह अभी भी जीवित है अथवा वह मर चुका है? यदि मर चुका है तो क्या यह जो बूढ़ा त्रिलोक सिंह है, ये क्या भूप सिंह की आत्मा का आवाहन कर रहा है, उसको पुकार रहा है? कितने लोग हैं वहां? शेखर ने पूछा। एक औरत ने बताया, अरे वो है उसकी घरवाली। एक लड़का है, लेकिन वो तो आगे के शब्द रोक लिए थे उसने जबरन। वह उसके बारे में जानकारी दे रही थी कि वह है, उसकी घरवाली है और एक लड़का भी है, लेकिन उसके बाद उसने लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया। लड़का भी है। लो, अरे वो ही लिवा आया न घोड़े पर आपको, किसी लड़के ने बताया। और किसी दूसरे लड़के ने ऐसा बताया कि उन्हीं का जो लड़का है वही आपको घोड़ों पर लिवा करके यहां तक लाया है। वो रूप ने मुड़कर देखा। महीप वहां नहीं था। जो घोड़े वाला लड़का महीप अब वहां पर नहीं था। काफी दूर पर एक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को हाँकते हुए ढलान में तेजी से उतर रहा था। उनकी आंखों में उसका अक्स छोटा होते होते पहाड़ की ओट में तिरोहित हो गया। अक्ष, अक्ष से आशय है उसकी छवि, उसकी जो छाया है वह और छोटी होती चली गई और पहाड़ की ओट में वह तिरोहित हो गया, यानी पहाड़ की ओट में वह छिप गया। तो शेखर ने कंधे उचकाए। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मानी बहुत ही विचित्र बात है, बहुत ही अजीब बात है। भूप तो यक किसी से बात नहीं करता। भूप तो किसी से बात भी नहीं करता। भूप सिंह तो किसी से बातचीत नहीं करता। तू ऐसा कर, शाम होने वाली है, देर न कर, चढ़ जा इस म्याल पर। ऐसे कर, इस पहाड़ पर चढ़ जा। म्याल, म्याल से आसे पहाड़, इस पहाड़ पर चढ़ जा, क्योंकि अब रात होने वाली है, इसलिए अब देर मत कर, इस पहाड़ पर चढ़ जा। इस पर वह कुछ परेशान हुआ। इस पर कैसे चढ़ा जाएगा? वह परेशान हुआ। क्यों? अभी तो तू कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं और सरकार एक काम का वास्ता तुझे 4000 तनख्वाह देती है। अभी तो तू कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं और सरकार इस काम का तुझको 4000 रुपए वेतन भी देती है। वो बात नहीं दादाजी, पहाड़ों पर तो हम पत्थरों, खूंटी, रस्सों, कुलाड़ी और दूसरी चीजों के सहारे चढ़ते हैं। यहां तो साथ लाए नहीं। पर्वतारोहण में जिस प्रकार की सामग्रियों का उपयोग होता है, उनका उपयोग करते हुए हम पर्वत पर चढ़ते हैं और यहां पर तो हम उनको लाए नहीं। ओ, त्रिलोक की आंखें झुर्रियों के दलदल से ऊपर उछल आई। इतना सारा इंतजाम होवे तब तो तू चढ़ पावे म्याल पर। इतना सारा इंतजाम करके ही तू पहाड़ पर चढ़ सकता है। वैसे तो पहाड़ पर तुमसे चढ़ा नहीं जाता। तुम्हें पत्थर चाहिए, खूंटी, रस्से, कुलाड़ी और दूसरी चीजें तुम्हें चाहिए। उन्हीं के सहारे तुम पहाड़ पर चढ़ सकते हो। इसके अलावा तो तुम्हें पहाड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। त्रिलोक हंस पड़े, दूसरे बच्चे, बूढ़े भी और सभी लोग जो वहां उपस्थित थे सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। औरतों ने हंसते हंसते मुंह फेर लिए। अरे वो देख, भूप तो इधर ही आ रहा है। किसी प्रौढ़ की आवाज आई। प्रौढ़ से आशय है युवा और वृद्ध अवस्था के बीच में एक व्यक्ति की सी आवाज आई, तो उस दिशा में सबकी नजर मुड़ गई। वो देख, सामने से भूप सिंह इधर ही आ रहा है। पहली नजर में वह पूरा का पूरा दिखा नहीं। पांव किसी डिबके की ओट में थे। डिबके से आशय है किसी झाड़ी, किसी पौधे की ओट में थे, यानी इस कारण से उसके पांव दिखे नहीं और वह पूरा का पूरा दिखाई नहीं पड़ा। सिर किसी डाल की ओट में, और उसका सिर किसी डाल की ओट में था, पांव किसी
पौधे की ओट में थे, इस प्रकार वह पूरे का पूरा दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ उसके हाथ और बीच के अंश ही दिख रहे थे। पता नहीं उसका मायावी कद अंदर जमीन में कितनी गहराई तक गया था। मायावी कद, माया से भरा हुआ, यानी उसका भ्रमित करने वाला जो यह कद है वह कितनी गहराई तक गया था, और आसमानों में ऊपर कितनी ऊंचाई तक, यानी वह बहुत परिश्रमी है। वह धरती में बहुत गहराई तक और आसमान में बहुत ऊंचाई तक अपने व्यक्तित्व की छाप बनाए हुए है। धीरे धीरे चलकर वह सामने आया तो वह कतई असाधारण नहीं लगा। हालांकि उसकी चुस्ती और स्वेटर मफलर में दरमियाने कद की मामूली सी शख्सियत के बावजूद उसका तिलिस्म अभी भी बरकरार था। यहां पर इन पंक्तियों में संजीव इस के बारे में, यानी रूप सिंह के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं, भूप सिंह के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक संजीव भूप सिंह के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं कि वह स्वेटर मफलर में दरमियाने कद की, दरमियाने से मध्यम कद की मामूली सी शख्सियत, यानी मामूली सा उसका व्यक्तित्व के बावजूद उसका तिलिस्म, यानी उसका जो जादू है वह बरकरार था, वह ज्यों का त्यों बना हुआ था। मध्यम कद काठी का, लेकिन उसका जादू, उसका तिलिस्म एकदम बरकरार था। गोरा चिट्टा चित्तीदार चेहरा मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर गढ़ा गया, सख्त लंबोतरा चेहरा, उसकी अजीब सी स्थित प्रज्ञ आंखें, मंदिम मंदिम। और इस प्रकार से इसके व्यक्तित्व के बारे में इन पंक्तियों के माध्यम से संजीव कहते हैं कि वह गोरा चिट्टा चित्तीदार चेहरे वाला था, मानो ऐसा लग रहा था कि ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर वह गढ़ा गया हो। ग्रेनाइट पत्थर को तराशना यानी उसको छांट कर काट कर उसको गढ़ा गया हो, उसको तैयार किया गया हो। सख्त लंबोतरा, उसका लंबा सा बड़ा शक्ति से भरा हुआ उसका चेहरा था। उसकी अजीब सी स्थित प्रज्ञ यानी मोह भावहीन उसकी आंखें, मंदिम मंदिम यानी मध्यम मध्यम जलती हुई सी, भौहों पर कटे का निशान वही है, बिल्कुल वही। 11 सालों में और भी ठोस और भी सख्त हो आए थे भूप दादा, और इस प्रकार का व्यक्तित्व भूप दादा का था। और इन 11 वर्षों में वह बहुत अधिक सख्त और बहुत अधिक मजबूत हो गया था। दादा, रूप जा झुका भूप के कदमों पर। मैं रूप हूं तुम्हारा भगेड़ा भाई, मैं रूप सिंह हूं तुम्हारा वह भाई जो कभी भाग गया था। भगेड़ा भाई यानी वह भाई जो कभी भाग गया था। भाई ने भाई को देखा, जाने क्या क्या देखा, कहां कहां तक देखा, फिर देखते देखते नजरों की बर्फ पिघलने लगी। कब आया? दोनों भाई आपस में मिले, दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद में बर्फ पिघलने लगी। बर्फ पिघलने लगी से आशय है कि दूरियां मिटने लगी। पूछा कब आया? अभी। उत्तर दिया अभी आया। अकेले? नहीं, ये मेरे साथ है कपूर साहब जो मुझे लिवा गए थे। उनके लड़के शेखर साहब IAS की ट्रेनिंग ले रहे हैं मसूरी में। और रूप सिंह ने बताया कि जो कपूर साहब उसको अपने साथ लेकर के गए थे, उनके पुत्र शेखर साहब उनके साथ आए हैं जो IAS की ट्रेनिंग ले रहे हैं। शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहां त्रिलोक दादाजी समेत गांव के ढेर सारे लोग थे, मगर वह जैसे शिलाओं के बीच खड़े हुए थे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, न किसी ने उनसे। शिलाओं के बीच खड़े थे यानी लोगों ने उनके साथ कोई बातचीत नहीं की, निशब्द खड़े थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। न तो उन्होंने किसी से बातचीत की और न किसी ने उनसे बातचीत की। भुईला अनुज यानी छोटा भाई, भुईला छोटा भाई, अनुज चल ग्यार, घर चल। ग्यार से आशय है घर, यानी घर चल कहकर उन्होंने दोनों के बैग कंधे पर डाल लिए और बिना उसकी सम्मति का इंतजार किए, बिना इधर उधर नजर डाले वापस मुड़ गए। वह उसकी सम्मति का इंतजार भी नहीं किया, सहमति का इंतजार भी, स्वीकृति का इंतजार भी नहीं किया, और वह दोनों बैग उठा करके, दोनों थैले उठा करके वापस मुड़ के चलना शुरू कर दिया। शेखर ने धीरे से रूप के कान में कहा, गोया यह माही हमारा बेस कैंप था और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन। यह जो गांव
गांव है माही। यह हमारा बेस कैंप था। बेस कैंप से आशय है रुकने का आधार स्थल, और हिमांग जो पहाड़ है ये हमारा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन से आशय हमारा यह लक्ष्य था। हमें जिस पहाड़ पर चढ़ना था वह हिमांग पहाड़, और जिस स्थान पर हमको रुकना था वह बेस कैंप हमारा है माही गांव। रूप ने होठों पर अंगुली रखकर उसे चुहल करने से मना किया। रूप सिंह ने अपने होठों पर अंगुली रखी और उसे इस प्रकार की चुहल करने से, इस प्रकार की हंसी मजाक करने से उसे मना किया। ऊंचे हिमांग की तलहटी में छोटे से भूखंड पर बसा वह गांव किसी आदम गांव सा लग रहा था। वह जो तलहटी में बसा हुआ गांव था, हिमांग पहाड़ की तलहटी में यह छोटा सा जो गांव बसा हुआ था, यह किसी आदम गांव सा, आदम से आशय है बहुत पुराने गांव का, पुराने गांव की जैसे लग रहा था। खड्ड झाड़ झंकाड़, बगल में बहती सूपिन का शोर, और बगल में से सूपिन नदी बह रही है। वह नदी जिसको श्राप लगा हुआ है, सूपिन नदी नजदीक से ही बह रही है, शोर करती हुई बह रही है। बीच बीच में बादल के टुकड़े आ जा रहे थे, जिनसे आंख मिचोली खेलता उनका वजूद फिर से मायावी लगने लगा था। कभी कभी तो भ्रम होता कि बादल तैर रहे हैं, या वो कभी कभी तो ऐसा भ्रम होता कि बादल तैर रहे हैं अथवा रूप सिंह का भाई भूप सिंह तैर रहा है। चढ़ाई शुरू हो गई थी, प्राय खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई थी, और यह चढ़ाई पूरी तरह से खड़ी चढ़ाई थी। पहले तो पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे वे, फिर रुक गए। क्या हुआ, आगे नहीं चढ़ पा रहा है? भूप ने ऊपर से पूछा। बस इतना भर पहाड़ीपन बचा है रे ग्याई, है ना? फिर से नीचे उसके पास आए। उन्होंने गले के मफलर की मजबूती परखी। मजबूत, उनका मफलर कितना मजबूत है इस बात को उन्होंने जांचा परखा। फिर उसे कमर में बांधकर दोनों छोरों को दिखाते हुए कहा, भुला ले पकड़ इसको। और फिर अपना मफलर उसने कमर से बांध लिया और उसके दोनों मफलर के दोनों छोर उसने उनको पकड़ा दिए। फिर उन्होंने शेखर की ओर देखा, जो और भी नीचे खड़े हाँप रहा था। पहले इसे चढ़ा ले, फिर आपको। शेखर ने हामी भरी। उसने कहा कि पहले मैं रूप सिंह को चढ़ाऊंगा और उसके बाद में शेखर को आकर चढ़ा दूंगा। अब भूप आगे आगे चढ़ रहे थे। उनकी कमर में बंधे मफलर के छोर को पकड़े पकड़े रूप पीछे पीछे चल रहा था। बाप रे, बिना किसी आधुनिक उपकरण के, सिर्फ पेड़ों पत्थरों के नाम मात्र के सपोर्ट पर। न तो आधुनिक कोई वहां पर उपकरण थे, यंत्र औजार थे, और न ही कोई विशेष प्रकार का उनको सपोर्ट यानी सहारा प्राप्त हो रहा था। शरीर का संतुलन बनाते हुए चढ़ना, केवल शरीर का संतुलन बनाते हुए ही वे चढ़ रहे थे। शरीर को साधते हुए, संतुलन बनाते हुए वे आगे चढ़ रहे थे। बीच बीच में रुककर हिदायत भी देते जाते थे। हिदायत देना यानी आवश्यक निर्देश भी देते जाते थे। देख ए थई मजबूती से पकड़ी के राखी, इसको मजबूती से पकड़ करके रखना। इन हवा की गैर गिर गैल सूपिनमा, देख इसे मजबूती से पकड़े रख, ऐसा न हो कि जा गिरे सूपिन में। यह है जो कमर से बंधा हुआ कपड़े का टुकड़ा है, इसको मजबूती से पकड़ कर रखना, ऐसा नहीं हो कि तुम सूपिन नदी के अंदर गिर जाओ। सूपिन नदी में गिरने की संभावना है, खतरा है। भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, वन मानुष थे, यार रोबोट थे। वह जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का नायाब उपयोग कर रहे थे, वह उसके लिए हैरत की चीज थी। भूप दादा क्या सांप की तरह चल रहे थे, चढ़ रहे थे, छिपकली की तरह चढ़ रहे थे, या वनमानुष की तरह अथवा रोबोट की तरह? वह तो बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत आत्मविश्वास के साथ में, ताकत और कुशलता से अपनी मांसपेशियों को और अपने अंगों का नायाब उपयोग करते हुए चढ़ रहे थे। यह उसके लिए हैरत की चीज थी, यानी आश्चर्य की बात थी। फिर अकेले का भार मात्र होता तो भी एक बात होती, वह तो खुद के साथ साथ उसे भी खींचे लिए जा रहे थे। 12 वर्ष पहले ठीक इसी तरह ढलान के ऊपर ले आए थे उसे। घंटे भर लगे ऊपर पहुंचने में। उन्होंने वहीं से किसी को आवाज दी
शायद उन लोगों के आने की सूचना। लगभग 1 घंटे के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे और वहीं से फिर भूप सिंह ने किसी को आवाज दी। हो सकता है कि किसी को आने की सूचना उन्होंने दी हो। फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसे हाँफता हुआ छोड़कर शेखर को ले आने के लिए नीचे उतरने लगे। देखते ही देखते हिमांग पर छाए बादलों में अदृश्य हो गए वो, और इस प्रकार से वह शेखर को लेने के लिए नीचे चले गए। ऊपर रूप ने देखा कि पहाड़ की पीठ पर कुछ दूर तक जमीन प्राय समतल बनी हुई थी, जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी। क्षेत्र के चारों ओर सेब और देवदार के पेड़ थे। सेब के पेड़ों में तो फल भी लगे हुए थे। वहां पर सेब के पेड़ थे, देवदार के पेड़ थे और सेब के पेड़ों में फल भी लगे हुए थे। पेड़ ज्यादा दिनों के नहीं थे, यह देखने से ही लग रहा था। उसने गौर किया, ऐसे ही पेड़ नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए थे। पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वह आधी दूरी तक पहुंचा होगा कि उसे एक गुफानुमा आश्रम दिखाई पड़ा। उसी के बगल में 2 छानी यानी छप्पर का झोंपड़ा भी उसे दिखाई पड़ा। 2 छानी यानी 2 छप्परों वाला झोंपड़ा भी उसे ऊपर दिखाई पड़ा। यही घर है शायद। एक छप्पर के नीचे एक औरत खड़ी थी, नाटी, गोरी, जवान, चुस्त और लाल फुल स्वेटर में। वहां पर एक औरत भी खड़ी थी, वह नाटे कद की, गोरे रंग की, जवान, चुस्त और लाल फुल स्वेटर पहने हुए थी। वह उसे हैरानी से घूर रही थी। उसने अनुमान लगाया कि यह भाभी हो सकती है, मगर झिझकवश आगे बढ़ गया। झिझकवश से आशय संकोचवश वह आगे बढ़ गया। आगे हिमांग के ऊपर वाले अंश से कोई झरना झर रहा था, जो खेतों से गुजरते हुए सूपिन में गिरता था। हवा में बर्फीली शाम की ठंडक बढ़ गई और देखते देखते कोहरा इतना घना हो गया कि लगता था पृथ्वी पर पहाड़ की इस पीठ को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। शेखर को लेकर आ गए थे भूप, और इस प्रकार कुछ ही समय में भूप सिंह शेखर को भी ऊपर लिवा लाए थे। आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच संवादहीनता की जड़ता को, यानी भाभी और देवर में कोई संवाद नहीं हो रहा था, बातचीत नहीं हो पा रही थी, इस चीज की जड़ता को, यानी इस चीज की जो निर्जीवता थी, उसको उन्होंने ताड़ लिया था। उसको ताड़ लिया यानी उसका अनुमान लगाकर जान लिया था। और फिर बोले, रूप तेरी बाबी, तेरी भाभी। फिर कहा कि यह तुम्हारी भाभी है। रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छुए। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने में लग गए। रूप और शेखर गुफा में बिछे पटरों पर ही लेट गए। रूप शेखर ने पुकारा, यार, इट वॉज ए रेयर एक्सपीरियंस। इट वॉज ए रेयर एक्सपीरियंस। यह एक विशेष प्रकार का अनुभव है। रेयर एक्सपीरियंस यानी अनूठा अनुभव है। हाँ, वो महीप घोड़े वाला लड़का तेरी इन्हीं भाभी श्री का लड़का है। वह लड़का महीप जो घोड़े वाला है, वह इन्हीं भाभी श्री का लड़का है। बताया तो यही गया। मुझे लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। नींद की झील में डूब गया। रूप का जवाब। जाने कब तक सोते रहे वे। रात के किसी पहर जगाया था भूप ने। लो यकी खा लो, यकी पड़े रहो, बहुत जोरों की बारिश है बाहर। रात के किसी पहर में उसको जगाया गया और कहा गया भूप ने कि यकी खा लो, यानी यहीं पर खा लो और यहीं पर पड़े रहो, बहुत जोरों की बारिश है बाहर। बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही है। सचमुच बाहर वर्षा कहर ढा रही थी, बहुत जैसे प्रलय का सा दृश्य उपस्थित कर रही थी। बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही थी, मानो कहर ढा रहा हो। सुबह उठे तो आसमान साफ था। पूर्व की 2 पहाड़ियों के बीच धुंध के पर्दे के पीछे से किसी बच्चे की तरह झांक रहा था लाल लाल सूरज। धुंध अरुणाभ हो रही थी। जो लाल लाल सूरज की रोशनी आ रही थी, उससे जो धुंध थी वह भी अरुणाभ हो गई थी, यानी लाल आभा वाली हो गई थी।
धीरे धीरे छटी थी कुछ धुंध। नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घरौंदे अजीब से लग रहे थे। भूरे पानी के गहरे तल में पड़ी मछलियों, सीप, घोंगे की तरह हल्का सा आभास मात्र हो रहा था इन सब का। और इस प्रकार से वहां का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। भाई से मिलकर कैसा लगा रूप? शेखर ने एकांत में पूछा। भाई, बस थोड़ी सी ही धुंध छठी है अभी। धुंध छटना यानी अभी तो कुछ ही दूरियां कम हुई है। कहते हैं लियोनार्दो द विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था कि मेरी मोनालिसा यहां है, मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर, मिट्टी के मलबे हटाने हैं। तुम्हारा भाई भी इस पहाड़ में है। मोनालिसा नहीं, साक्षात शिव, मगर उस तक पहुंचने के लिए ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा तुम्हें अभी। रूप कुछ बोला नहीं, चुपचाप टहलता रहा। नाश्ते पर पहली बार सब साथ बैठे। आग के चारों तरफ सब लोग एक साथ बैठे। भुनी हुई मक्के की बाल और चाय। वहां पर भुनी हुई भुट्टा, मक्के की बाल थी, भुट्टा था और उनके साथ में चाय वो लोग पी रहे थे। भाभी सेक सेक कर दिए जा रही थी। भाभी भुट्टा सेक सेक कर दिए जा रही थी। वे नमक मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे। यहां इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? दादा, इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा? मलबा हटाने की रूप की एक अदद कोशिश, ये जो मलबा था उसको हटाने की रूप की एक कोशिश दिखाई पड़ रही थी। यहां भूप ने मक्के से हाथ को गर्म करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा। आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है। इतने वर्षों बाद यानी 11 वर्ष बाद रूप सिंह भूप सिंह से मिलने आया है। तो उसने पूछा कि आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है, मुझे और शर्मिंदा न करें। तो सुन भुइला, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी। पहाड़ टूटना यानी विपत्तियां आ पड़ना, बहुत सारी परेशानियां आ पड़ना। पहाड़ टूटना यह एक कहावत है। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक संकट आ जाना, बहुत अधिक विपत्ति का आ जाना। सुनने में बहुत भारी नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई तो वही जाने है जिस पर सचमुच का पहाड़ टूट पड़ा हो, सचमुच की बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो। भाभी और भुने हुए भुट्टे दे रही थी। उन्होंने मना कर दिया। तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ गिरी, बहुत तेज बर्फबारी हुई। तेरे जाने के बाद ये हिमांग पहाड़ उसका बोझ न उठा सका। बहुत तेज वर्षा होनी, बहुत तेज बर्फ पड़ी और इस प्रकार यह हिमांग पहाड़ उस बर्फ का बोझ नहीं उठा पाया, घसक गया और अपने 30 नाली, खेत, मकान, माँ बाबा सब दब गए मलबे में, और सब के सब मलबे में दब गए। उसकी नाली, खेत दब गया, मकान दब गया, उसकी माँ भी दब गई, उसके बाबा भी दब गए, सब दब गए मलबे में। मैं ही किसी तरह बच गया। छानी पर था इसलिए वहीं से तबाही देखी थी। यह तो छानी पर था इसलिए यह बच गया और वहीं से इसने तबाही देखी थी। तबाही से आशय है बर्बादी का मंजर देखा था। मैंने लाचार असहाय, और मैं पूरी तरह से लाचार था, पूरी तरह से असहाय था। तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या था, पहाड़ तक हटा लेते दोनों भाई। उसने कहा कि यदि तू होता तो पहाड़ तो क्या, पहाड़ का मलबा तो क्या, पहाड़ का पहाड़ पूरा का पूरा हम दोनों भाई मिलकर हटा लेते। भाई खेत भी खींच कर निकाल लेते। अगर भाई होता तो खेत को भी खींच करके निकाल लेते, माँ बाबा को भी, लेकिन नहीं हो सका। वह जो पहाड़ धंसा था उसमें से खेत को भी खींच कर निकाल लेते। यदि दोनों भाई होते तो माँ बाबा को भी खींच कर निकाल लेते, लेकिन नहीं हो सका, ऐसा नहीं हो सका। वही पहाड़ कब्र बन गया सबकी, और वही पहाड़ सबके लिए कब्रगाह बन गया। भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, और यह घटना बताते बताते भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। पहले से आशय तू तो पहले ही, यानी इससे पहले ही तू तो भाग चुका था मुझे छोड़कर। फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, बहुत से आशय बहुत अधिक भटका, बहुत अधिक छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा न मिला। सहारा देता भी कौन, सहारा कौन देता? सभी अपने अपने से ई तबाह, सभी तो तबाह हो गए थे, सभी तो बर्बाद हो गए थे। 10
किलोमीटर तक जगह जगह धसाव हुए थे, रास्ते बदल गए, नदियां बदल गई, इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी और मैं खिसियाई आंखों से इस हिमांग को देखा करता। मौत की तरह फैला हुआ म्याल, ये जो मौत की तरह फैला हुआ पर्वत है, पहाड़ है, हिमांग है, मैं इसको देखा करता। भाभी चाय दे गई थी, दूध के अभाव में लाल चाय। भूप ने पहले गिलास की चाय में भाप से अपनी पनियाई आंखों को सेका। उनकी आंखों में पानी आ गया था, अपनी पनियाई आंखों को उसने चाय की भाप से सेका, फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया। पता नहीं किस आत्मीय ऊष्मा की तलाश थी, ऊष्मा से आशय गर्मी की तलाश थी। वे हैरान हो उनकी इस विचित्र लीला को देख रहे थे। तुझे बचपन में बाबा की सुनाई गई कहानी याद है? वे रूप की तरफ मुड़कर बोले कि तुमको बाबा ने बचपन में जो कहानी सुनाई थी, क्या वह कहानी याद है? आंखें कुछ ज्यादा ही चटक हो आई थी और यह कहते कहते भूप सिंह की आंखें कुछ ज्यादा ही चटक हो आई थी, ज्यादा ही चमकीली हो आई थी। वो एक नन्ही चिड़िया वाली, वो कहानी जो एक नन्ही चिड़िया वाली कहानी थी, जिसे गीध ने कहा था, नन्ही चिड़िया वाली कहानी जिसे गीध ने कहा था, मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, खैर मैं याद दिलाता हूं। गीध के ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। पूछा, क्यों? गीध बोला, इसलिए कि तू मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती। यह अजीब जबरदस्ती का तर्क था। चिड़िया ऊंचा नहीं उड़ सकती, यह बड़ा अजीब जबरदस्ती का तर्क था, यानी बलपूर्वक कोई काम कराने जैसा यह तर्क था। नन्ही चिड़िया ने धीरज धरकर पूछा, और अगर मैं तुझसे ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो? गीध उसके बचकानेपन पर हंसा। बचकानेपन से आशय उसकी बुद्धिहीनता और बालक की तरह बात करने पर हंसा। जिस प्रकार बालक बचपना करता है, उस तरह की बात करता है, वैसे ही वह गीध उसके बचकानेपन पर हंसा। तो नहीं खाऊंगा, यदि तू मुझसे ऊपर ऊंचा उड़ करके दिखा देगी तो मैं तुझको नहीं खाऊंगा। फिर तो दोनों में ठन गया मुकाबला। गीध के सामने भला उस नन्ही चिड़िया की क्या बिसात, उसकी क्या सामर्थ्य। लंबे लंबे डैने फहराए और उड़ गया ऊपर। वह जो गीध था, उसके बहुत लंबे लंबे डैने थे, उसने लंबे लंबे अपने पंख फैलाए और वह उड़ गया ऊपर, ऊपर और ऊपर, और वह बहुत ऊपर तक उड़ता चला गया। चिड़िया डर गई, फिर भी उसने धीरज न छोड़ा। ऐसे भी मरना है, वैसे भी, चिड़िया ने सोचा कि ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, तो क्यों न मौत से दो दो हाथ करके ही मरूं। मौत से दो दो हाथ करना, मौत से मुकाबला करना, मौत से सामना करना, कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा। मरने का जो मलाल है, पछतावा है, वह तो नहीं रहेगा। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में, लगा कि प्राण ही निकल जावेंगे। जान पे खेल गई चिड़िया और सारी ताकत लगाकर उड़कर जा बैठी गीध की पीठ पर। गीध अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा, आकाश से भी ऊंचा, लेकिन चिड़िया को अब कोई डर न था। वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी। चिड़िया उड़ करके बैठ गई गीध पर और अब वह गीध के साथ साथ उड़ रही थी, गीध से ऊपर ही उड़ रही थी, क्योंकि वह गीध के ऊपर बैठ गई थी। मौत की पीठ पर ही जा बैठी थी जो, वह तो मौत की पीठ पर ही जाकर बैठ गई थी। कहानी खत्म कर अपने सामने के मंजर को देखने लगे भूप। सामने का जो दृश्य था उसको भूप सिंह देखने लगे। उन्होंने बीड़ी सुलगा ली, दो एक कस खींचे, फिर बोले, तो भुइला। भुइला से आशय छोटे भाई। तो भाई, इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की इस पीठ पर। उन्होंने गीध की और चिड़िया की कहानी से इस पूरे प्रसंग को जोड़ते हुए कहा कि इसी तरह मैं भी मौत की इस पीठ पर आकर बैठ गया, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया था। मेरा सब कुछ निगला था हिमांग पहाड़ ने, और मैं इस पहाड़ की पीठ पर आकर के बैठ गया हूं। धीरे धीरे मलबा हटाता रहा यहाँ का,
थोड़ी बहुत खेती शुरू करी, अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से। पहले मैंने खुद ने काम शुरू किया, उसके बाद में मैं एक औरत भी साथ ले आया और हमने मिलकर यहाँ पर परिश्रम करना प्रारंभ किया। कौन सैला रूप चौकन्ना हो उठा सहसा। हाँ, अभी तक तुझे याद है, इस बार भूप के चौंकने की बारी थी। एक क्षण को वह तरासा हुआ, चित्तीदार चेहरा स्निग्ध होता सा लगा। वह जो चेहरा था भूप सिंह का, वह कोमल सा, स्निग्ध सा, नरम सा होता हुआ दिखा। फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध छा गई, लेकिन उसके बाद फिर एक नामालूम सी, एक अज्ञात सी धुंध छा गई। सैला के आने के खेती फैल गई, बर्फ जमी न रहे, सो हमने खेतों को ढलवा बनाया। मगर एक मुसीबत, पानी कहां से आए। एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए इस हिमांग के साबुत ऊंचे हिस्से पर। जो इसका ऊंचा बिना टूटा हुआ जो साबुत हिस्सा था, उसके ऊपर हम चढ़े। वहां हमने देखा कि एक झरना यूं ही उस तरफ सूपिन में गिर रहा था। एक पानी का झरना वह सूपिन नदी में गिर रहा था। उसे मोड़ लेने से पानी की समस्या हल हो सकती थी, मगर बीच में ऊंचा था, यानी के पहाड़ काटना था। हमने क्वार के दिन चुने। क्वार से आशय हमने आश्विन के दिन, यानी वर्षा के अंत का जो महीना होता है, वे समय हमने चुना जब रातों को बर्फ जमने लगती थी, दिन को पिघलने लगती थी। मगर थोड़ी थोड़ी, यानी इतना भी नहीं कि धार तेज हो, इतना भी नहीं कि बर्फ जमकर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़कर लाने में सफल हो ही गए आखिर। और जो पानी की समस्या थी उसको भी दूर कर दिया, झरने को मोड़ दिया और पानी की समस्या भी समाप्त हो गई। इस प्रकार से अब वे खेती कर सकते थे। जाड़े में तो जम जाता होगा सब, फिर बर्फ से ढक जाता होगा यह सब। शेखर ने पूछा कि जाड़े के मौसम में तो यह सब बर्फ से ढककर जम भी जाता होगा। अभी जम गया जी, अभी जम गया जी, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखे हैं ना, काफी लकड़ी जमा कर लेते हैं, 24 घंटे आग जलती रहती है। वहां बहुत अधिक ठंड है और उस ठंड से मुकाबला करने के लिए लकड़ी को जलाकर उसकी गर्मी से ही उस ठंड से मुकाबला किया जा सकता है। बर्फ से आग को भिड़ा देते हैं। ये जो बहुत तेज ठंड है यानी बर्फ है, उससे आग को भिड़ा देते हैं। लकड़ियां जलाकर आग को इस बर्फ के साथ भिड़ा देते हैं से यानी लड़ा देते हैं, और इस प्रकार से हम इस ठंड से बचते हैं। मगर भाभी गई कहां? मेरा मतलब सैला भाभी। वो ई तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। काम हम दोनों के बूते का न था। उसने कहा सैला भाभी के बारे में। जब सैला के बारे में पूछने लगा तो भूप सिंह ने कहा कि वही तो मैं बता रहा हूं कि आगे की कहानी इस प्रकार से होती है कि काम हम दोनों के बूते का न रहा, हम दोनों के सामर्थ्य का न रहा। फिर उसको बच्चा भी होने वाला था, तो हम ले आए दूसरी औरत। फिर हम एक औरत और ले आए, ए तेरी दूसरी भाभी। और यह जो अभी तेरे को दिखाई पड़ रही है, यह हमारी दूसरी औरत है, यह तुम्हारी भाभी है। सैला से एक बेटा हुआ महीप, सैला से एक बेटा हुआ जिसका नाम है महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि उसकी माँ को जाने क्या सूझा कि एक दिन यहीं से कूद गई सूपिन माँ। एक दिन वह जो सैला है यानी महीप की माँ है, वह यहीं से सूपिन नदी में कूद गई और मर गई। स्तब्ध रह गए रूप और शेखर। शेखर और रूप सिंह दोनों ही स्तब्ध रह गए, जड़ बन गए, गतिहीन हो गए। सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी। जैसे ही वह नीचे गिरी, बहती हुई नदी के शोर के अलावा और कोई आवाज नहीं सुनाई दी। एक गहरी सांस लेकर बोले भूप, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया। तब से बेटा यानी महीप जब से नीचे उतर गया, उसके बाद कभी भी लौटकर यहाँ नहीं आया। मैंने लाख मनाया, फिर भी कल भी उसे आया देखकर ही नीचे उतरा था। उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा। लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझी को गुनाहगार समझता है अपनी माँ की मौत के लिए। चाह
भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषयांतर करना चाहा। चाह से आशय चाय पीजिए। भूप की दूसरी पत्नी आई और उसने इस विषय को बदलना चाहा। अरे रहने दे, ये साहब लोग हुए न काली चाय नहीं पसंद करते, इनको काली चाय पसंद नहीं आती है। आप एक भेड़ या बकरी तो रख ही सकते थे, उन्हें चढ़ने चढ़ाने में मुश्किल भी नहीं आती, दूध भी मिल जाता। पाली थी न, दिख तो नहीं रही। धुंध काफी कुछ छट चुकी थी, धुंधलापन अब कुछ छट रहा था। यानी लंबे अंतराल के कारण जो अपरिचय की धुंध थी वह अब धीरे धीरे छट रही थी। अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात नहीं की माही वालों से। रात की बारिश से भीगी सलेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया में चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वे। आलोक से आशय प्रकाश, छाया से आशय है परछाई। जो प्रकाश और परछाई का सा दृश्य वहां पर दिखाई पड़ता है पहाड़ों में, इस प्रकार से सुबह का आलोक छाया, सुबह की जो प्रकाश की स्थिति है और छाया की स्थिति है, उसमें चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वे। उनके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड़ था, जिससे नीचे उतरता झरना हिमायित होकर चांदी की राह सा चमक रहा था। और वह झरना जो हिमायित हो रखा था, हिमायत से आशय हिम आयत, यानी बर्फ से वह ढका हुआ था, बर्फ से जमा हुआ था और चांदी की राह का चांदी की तरह से वह चमक रहा था। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजमी था। बहुत ऊंचाई थी, बहुत अधिक ठंड थी और उस पर जम जाना तो लाजमी था, बिल्कुल निश्चित ही था। वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे, बर्फ के पिघलने का इंतजार कर रहे थे और रूप और शेखर उनके अंदर के हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे। आखिर दोनों ही पिघले और इस प्रकार से दोनों भाइयों के बीच में बहुत दिनों से जो एक दूरी थी वह धीरे धीरे अब कम होनी शुरू हुई। तू गया, तेरे पीछे माँ गई, बाबा गए, फिर सैला गई, सबसे आखिर में महीप भी चला गया हमें छोड़कर। वे रुक रुक कर बोलते हैं। तू कहेगा चढ़ सिर्फ मैं रहा था, बाकी उतर रहे थे। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे, चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है। थोड़ी देर तक हिम के पिघलने को वे यूं ही देखते रहे, फिर फावड़ा उठाकर किनारे के कटाव को ठीक करने चल पड़े। इस समय वे अकेले थे। उनका यह रूप उन दोनों में दहशत भी भर रहा था। दहशत से आशय है डर भर रहा था, सम्मोहित भी कर रहा था, यानी उनको विमुग्ध कर रहा था। वे उसके आकर्षण में सम्मोहित होते हुए जा रहे थे। उफ, कितने अकेले लग रहे हैं भूप दादा इस वक्त, रूप ने धीरे से कहा। ऊंचाइयां तन्हा भी तो करती है, शेखर ने कहा। कटाव की मरम्मत कर आग के पास फिर लौट आए थे भूप सिंह। एक बात पूछूं, शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा। पूछो, आप पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले? भूप सिंह को पूछकर यह पूछा कि आप पहाड़ हैं या आप पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं? हम, आपको क्या लगता है? भूप सिंह ने वापस जवाब में कहा कि आपको क्या लगता है, हम पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं? दोनों ही कहा कि आप दोनों ही लगते हो, आप पहाड़ भी लगते हो और पहाड़ पर चढ़ने वाले भी लगते हो। हंस पड़े भूप, शायद पहली बार बोले। हम कहाँ के पहाड़ हुए भुला, हम तो चढ़ने वाले ही हुए। उसने कहा कि हम पहाड़ कैसे हो सकते हैं, हम तो पहाड़ पर चढ़ने वाले ही हुए। दादा रूप का गला भर आया। हम तो पहाड़ पर चढ़ने वाले ही हैं। ऐसा सुनते ही रूप का गला भर आया। रूप रोमांचित सा हो उठा। बहुत दुख झेले आपने, बहुत दुखों का पहाड़ लेकर चढ़ते रहे पहाड़ पर। आपने बहुत दुख झेले हैं पहाड़ों पर, बहुत सारे दुखों का बोझ लेकर के आप पहाड़ों पर चढ़ते रहे। अब बस करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपने साथ लिवा जाना चाहता हूं। मैं अब तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है। क्वार्टर से आशय है एक छोटा सा मकान मिला हुआ है। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें आराम से रह लेंगे हम सभी, और हम सभी जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें आराम से रह लेंगे। भूप गंभीर हो गए। न हाँ कहा न ना, न तो हाँ कहा उसने न ना कहा। एक बार चलकर देख तो आइए कि आपका भूइला
कैसे रहता है, आपका छोटा भाई कैसे रहता है। भूप फिर भी निर्विकार बने रहे, किसी प्रकार का उनके चेहरे पर भाव नहीं आ रहा था, निर्विकार बने रहे, शांत बने रहे, अविचल बने रहे। तो शेखर ने कहा, भूप भैया, मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइंबर माने चढ़ने वाले को, क्लाइंबर से आशय है जो पहाड़ पर चढ़ने वाला हो, उसको अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में खत्म नहीं कर देनी चाहिए, कुछ ताकत बचा के रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाइयों के लिए भी। ऐसे मेरे पिताजी कहते थे कि जो पहाड़ पर चढ़ने वाला है, जो क्लाइंबर है, उसको एक ही चढ़ाई में अपनी पूरी ताकत समाप्त नहीं कर देनी चाहिए, अगली चढ़ाइयों के लिए भी कुछ ताकत बचाकर रखनी चाहिए। आईएएस साहब, वो आपके बाबा का तरीका होगा, सोकियां चढ़ने वालों का तरीका। आपके बाबा जो सोकियां पहाड़ पर चढ़ा करते थे, शौक पूरा करने के लिए पहाड़ पर चढ़ते थे, यह उनका तरीका रहा होगा। मेरे बाबा का तरीका तो वही है, गीद और नन्ही चिड़िया वाला। जो गीद और नन्ही चिड़िया वाला तरीका है, वही मेरे बाबा का तरीका है। यहां जिंदगी और मौत में जंग छिड़ी हो, वहां बैलों की डकार में अधूरा रह गया वाक्य। और तभी जब वो कह रहा था कि यहां पर तो जिंदगी और मौत की जंग हमेशा छिड़ी रहती है, और तभी बैलों की डकार की आवाज उसने सुनी, ओ, इन बंदों को तो मैं भूल ही गया आज। बंदों को यानी ये जो दोनों बैल हैं, इनको तो मैं आज भूल ही गया। भूप को जैसे उनकी सुधि अब आई हो, फिर जोर से बोले, सुन लिया, सुन लिया, और बैलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुन लिया, सुन लिया। रूप और शेखर ने एक दूसरे की ओर हैरान होने वाली नजरों से देखा। तो बैल भी है यहाँ, मगर ये आए कैसे, ये बैल यहाँ ऊपर तक कैसे आए। बैलों को बाहर धूप में निकालकर बांधा भूप ने। छोटे नाटे पर पुष्ट बैल, बैल पुष्ट थे, छोटे थे, नाटे थे, पर पुष्ट थे। उनकी पत्नी ने भोजन बनाना छोड़कर हाथ में घास लाकर डाल दिया उनके सामने। भूप भैया, ये बैल कैसे आए यहाँ? शेखर ने पूछा। कैसे आए ये बैल, कैसे आए यहाँ ऊपर तक? आप ही बताओ जी। सुना बड़ा माइंड यानी दिमाग रखते हैं आईएएस वाले। उसने भी शेखर से पूछा कि आईएएस करने वाले लोग बहुत ज्यादा दिमाग रखते हैं, आप ही बताओ कि ये बैल यहाँ पहाड़ की इस ऊंचाई पर कैसे आए होंगे। शेखर कुछ कदर पराभूत था कि भकुआ गया। इस कदर पराभूत था यानी इस तरह से हार गया कि वह भकुआ गया, यानी वह निरुत्तर हो गया। उसके पास कोई जवाब ही नहीं बन पड़ा। अजी, कंधे पर ढोके लाए हैं इन्हें। और कैसे? भूप ने कहा। कंधे पर? इन्हें कंधे पर ढोकर लाए हैं? क्यों, मैं अपनी दो औरतों को कंधे पर लाद के ला सकता हूं, आप दोनों को ला सकता हूं, इन्हें नहीं ला सकता? उन्होंने कहा कि आप दोनों को मैं कंधे पर लाद कर ला सकता हूं, तो क्या मैं इन बैलों को लाद कर नहीं ला सकता? अजी देखो, इतने बड़े बैल तो चढ़ नहीं सकते ना। सो नीचे से एक छोटा बछड़ा ले आए, पहले फिर दूसरा, फिर वे हयाई पल कर बैल बने। छोटे छोटे बछड़े लाए थे और इस प्रकार फिर यहाँ पल बढ़ करके वो बैल बन गए। लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? अब ये बैल नीचे कैसे उतरेंगे? भूप ने कोई जवाब नहीं दिया। हंसुए से मकई की डंठलों को काटते रहे। और जो फसल को काटने में एक औजार प्रयुक्त होता है जिसको हंसुआ कहा जाता है, उससे वे मकई की फसल को काटते रहे। ये पहाड़ कभी भी धंस सकता है। मालूम है, उनका ये छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था। बहुत देर तक मंडराता रहा उसका आतंक। यह पहाड़ कभी भी धंस सकता है, और पहाड़ के धंसने का मतलब है तबाही। लेकिन उसने जवाब दिया, मालूम है, यानी ऐसा हो सकता है। यह तो सरासर खुदकुशी है, यानी यह तो सरासर आत्महत्या करना है। तुम कहते हो खुदकुशी है, मैं कहता बचने का मुकाम। तुम कहते हो कि यह खुदकुशी है, और मैं कहता हूं कि यह बचने का मुकाम है, बचने का स्थान है। दादा, इन्हें देखकर आपका अकेलापन और गहरा गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं कि आपने औरों से खुद को काट लिया है? रूप की आवाज भर्रा रही थी। आपने सारी दुनिया से अपने आप को काट लिया है, आप अकेले रहते हो। यह कहते कहते रूप की आवाज भर्रा उठी। मैंने ना पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी, इसी झरने को मोड़कर बुझाई थी हमने आग। अभी कल ही नीचे नहीं गया था। मगर आपने किसी से बात तो नहीं की न? आप नीचे तो गए थे, लेकिन आपने किसी से भी बात नहीं की। नी की दुख था, लेकिन देवता जानते हैं जो कभी उनका बुरा सोचा हो मन में। यहां जहां हूं बुरा सोचूंगा भी कैसे? मुझे तो सभी पर दया आती है, यहां से नीचे देखने पर। मगर यहां आप अकेले हैं।
कौन कहता है अकेला हूं? यहां माँ है, बाबा है, सैला है, सोए पड़े हैं सब। यहां महीप है, बल्द है, मेरी घरवाली है, मौत के मुंह से निकाले गए खेत हैं, पेड़ हैं, झरना है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है, मैं उनसे बात करता हूं। उसने कहा कि यहां इन पहाड़ों में सब लोग हैं। कौन कहता है अकेला हूं? यहां माँ है, बाबा है, सैला है, सोए पड़े हैं सब। यहां महीप है, बल्द है, मेरी घरवाली है, और मौत के मुंह से निकाले गए मेरे सारे के सारे खेत हैं, पेड़ हैं, झरना है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है, मैं उनसे बात करता हूं। दादा ये सब देख देख कर, सुन सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। कलेजा मुंह को आना यानी अत्यंत दुखी होना। अभी से भी बची खुची जिंदगी के साथ इंसाफ किया जा सकता है। इंसाफ किया जाना यानी न्याय किया जा सकता है। भूप ने अपनी भीगी पलकें ऊपर उठाई तो वे अंदर जल रही थी। बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ, बहुत। अब माफ करो भुइला, तुम सभी ने मेरे साथ बहुत न्याय कर दिया, बहुत न्याय कर दिया। अब तो भुइला छोटे भाई, अब तो मुझे माफ करो, मेरी खुददारी को बख्श दो, मेरी खुददारी को यानी मेरे आत्मसम्मान को बख्श दो। बख्श दो से आशय है उसको खत्म मत करो, मेरे आत्मसम्मान को बख्श दो, मेरे आत्मसम्मान को नष्ट मत करो। अब तो जिंदा रहने तक नहीं बलद उतर सके दिन न हम। अब तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक न तो ये बैल यहां से नीचे उतर सकते हैं और न ही हम यहां से नीचे उतर सकते हैं, हम तो यहीं पर रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कहानीकार संजीव द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है आरोहण का अंतिम अंश पढ़ लिया है। आरोहण कहानी से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।